हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कल्चरल इंटरेक्शन विथ एशियन कंट्रीज़। प्राचीन भारत में हमारे देश का अन्य दूसरे देशों से क्या क्या सांस्कृतिक संबंध रहे हैं, उसके बारे में हम आज लेक्चर प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन के दरमियान ही हमने बताया था कि हिंदुस्तान के बहुत माने जो हड़प्पा के सील्स थे वो बहुत काफ़ी तादाद में मेसोपोटामिया में, बेबीलोनिया में मिले हैं। और इससे साबित होता है कि मेसोपोटामिया और हड़प्पा के बीच में ट्रेड रिलेशंस था, कल्चरल रिलेशंस थे। बेबीलोन के लोग मेसोपोटामिया इंडस या हड़प्पन को मेलुहा कहते थे। मेलुहा, MELHUA, मेलुहा। तो इस तरह से हम सभ्यता के शुरुआती दौर से देखते हैं कि हिंदुस्तान का हमेशा से ट्रेड रिलेशंस और कल्चरल रिलेशंस रहे हैं। हिंदुस्तान कभी भी आइसोलेशन में नहीं रहा। बाद के वर्षों में हम जरूर पाते हैं, जो हमने आपको राजपूत पीरियड के बारे में जो हमने वीडियो में बताया, कि एक प्रकार के लोकलिज्म डेवलप हो गया था, और जिसके तहत में लोग अपने कुनवों के अतिरिक्त या अपने सामंतों के अतिरिक्त वो व्यापक पैमाने पर नहीं सोचते थे। और उस पीरियड के मतलब 8वीं 9वीं 10वीं शताब्दी के जो आप धर्मशास्त्र ने साफ तौर पर हिंदुस्तानी को कहा कि आप समुद्र नहीं लांघें, समुद्र क्रॉस नहीं करें, और अगर जो कोई करेगा तो उसको जाति से बहिष्कृत कर दिया जाता था। तो जो मेडिवल लॉ गिवर्स हैं वो तो साफ तौर पर मना कर रहे हैं, और इसलिए हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान के लोग बाहरी दुनिया से, खास करके नॉर्दर्न इंडिया के लोग बाहरी दुनिया से कट ऑफ हो गए। लेकिन ये बात साउथ इंडिया के लिए लागू नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे कि 9वीं 10वीं शताब्दी में जो चोला पावर राइज हुआ, जिसमें कि राजराज चोला, राजेंद्र चोला, ये बहुत ही प्रतापी राजा हुए। उन्हें राजेंद्र चोला ने तो गंगई कोंडा की उपाधि धारण कर लिया, मतलब उन्होंने गंगा के तट पर यहाँ तक पहुँच चुके थे, और बारी बारी से सारे राजाओं को हराया। उसके बाद में सिलोन, जिसको कि आजकल श्रीलंका कहते हैं, उसको भी हराया, उसको अपने राज्य में मिला लिया। तो उनका जो नेवल पावर था वो बहुत, चोला का वो बहुत ज़बरदस्त नेवल पावर था। हिंदुस्तान में उस समय या उस ज़माने के जो विश्व था उसमें सबसे ज़्यादा ताकतवर चोला मैरीटाइम पावर था, या नेवल पावर कह सकते हैं, या नौसेना। और उनका पावर साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में जगह जगह उन्होंने इस पावर का इस्तेमाल भी किया। अब दोस्तों, साउथ ईस्ट एशिया में कौन कौन से कंट्री आते हैं ये आपको मालूम होना चाहिए। तो जैसे कि आप देखेंगे कि साउथ ईस्ट एशिया में थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस भी छोटा सा कंट्री है, और इसके अलावा फिलीपींस, ये 5-6 कंट्री आते हैं उसमें। तो साउथ ईस्ट एशिया इन कंट्री को कहते हैं। जैसे आपने एशियन वर्ड सुना होगा, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, नेशंस, और ये बहुत पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन आज की तारीख में हो गया है।
तो इस तरह से हम देखते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की शुरुआत की दौर से ही हमारा देश कोई अलग थलग नहीं रहा है, बल्कि विश्व के अन्य देशों से उसका इंटरेक्शन होता रहा है। और इसी का परिणाम है कि बहुत सारे चीज़ें विश्व के अन्य देशों से हमने लिया और विश्व के अन्य देशों ने हमसे बहुत सारे चीज़ें लिया। तो ये एक टू वे ट्रैफिक था। लेकिन जिस तरह से हमने अपना आइडेंटिटी 1000 वर्ष की गुलामी के बाद भी ख़त्म नहीं किया, उसी तरह से जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ या चाइना या जापान या कोरिया या सेंट्रल एशिया के जो कंट्रीज़ थे, उन्होंने अपनी जो इंडिविजुअलिटी है उसको नहीं छोड़ा। तो उनका जो एक इस तरह से हम देखते हैं कि जो दोनों जो इंटरेक्शन होता है उसमें एक दूसरे को फ़ायदा ही होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप देखेंगे कि जहाँ तक हमें पता है कि सम्राट अशोक के द्वारा सीलोन में बुद्धिज्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने पुत्र और पुत्री ने संघमित्रा और महेंद्र दोनों को भेजा था बौद्धि ट्री के साथ में। हमारे पास में उसका सबूत है, वहाँ के लिटरेरी सोर्स हमें बताते हैं। और इस तरह से श्रीलंका में बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार हुआ और आज भी हम देख रहे हैं कि श्रीलंका एक बुद्धिस्ट कंट्री है। और जहाँ पर कि जो पाली, जो बिहार में और पूर्वी यूपी में, जो मैंने पहले के लेक्चर में बताया था, उस ज़माने में पाली लैंग्वेज चलता था और सारे जो बुद्धिस्ट जो टेक्स्ट थे उस ज़माने में वो पाली टेक्स्ट में लिखे गए थे। तो पाली ग्रंथों का उनका एडिटिंग करना, उनका रचना करना सबसे ज़्यादा श्रीलंका में हुआ और बुद्धिज्म के प्रचार प्रसार में उनकी बहुत बड़ा योगदान है। तो एक तो हम जो 2nd सेंचुरी एडी से 2nd सेंचुरी बीसी से सम्राट अशोक के द्वारा जो प्रचार प्रसार किया गया, उसके बाद 1st सेंचुरी एडी में बर्मा में, जिसको आजकल म्यांमार कहते हैं, वहाँ पर बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार हुआ और दोनों देशों ने, बर्मा ने और श्रीलंका ने, जो बुद्धिस्ट साहित्य था उसमें बहुत ज़बरदस्त उन्होंने उसमें रचना किया। और हमें जैसे कि आप देखेंगे कि दीपवंश, महावंश, अशोक बदान, ये जो ग्रंथ हैं ये सभी श्रीलंका में इसकी रचना की गई और इससे हमें सम्राट अशोक के बारे में और मौर्यन डायनेस्टी के बारे में और उस समय में जो बुद्धिस्ट लोगों के सामाजिक, आर्थिक और हिंदुस्तान के सामाजिक आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। तो यहाँ दोस्तों ये देखने वाली बात है कि केवल श्रीलंका और बर्मा को छोड़ करके साउथ ईस्ट एशिया में हम क्या पाते हैं कि बुद्धिज्म के मार्फत ना होते हुए ब्राह्मणिकल ऑर्डर या ब्राह्मणिकल रिलीजन कह सकते हैं या हिंदू रिलीजन, उसके माध्यम से जावा में, सुमात्रा में और जिसको कि आजकल इंडोनेशिया कहते हैं, और इसके अलावा कंपूचिया या पहले उसको कंबोडिया कहा जाता था, तो वहाँ पर कंबोज और दक्षिणी वियतनाम में चंपा, इन महत्वपूर्ण राज्यों की स्थापना हिंदुस्तानियों ने, खास करके हिंदुओं ने किया। और सबसे पहले पल्लव डायनेस्टी के राजाओं ने जावा, सुमात्रा में खास करके श्री विजय
एम्पायर की मैंने किंगडम की स्थापना किया था। एक बात और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारा जो कल्चरल एक्सपेंशन हुआ, केवल अगर चोला पावर को छोड़ दें तो अधिकांश मामले में हम क्या देखते हैं कि ब्रिटिश कॉलोनिज्म का जो कैरेक्टर था उससे उलट हमारे देश का कल्चरल एक्सपेंशन था, जिसमें कि कोएर्सन का या बल प्रयोग का कोई स्थान नहीं था, परसुएशन पर यह आधारित था। ये अपने सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम था। जैसे कि आप देखते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा जो टेम्पल है, बुद्धिस्ट टेम्पल है, उसको वो कहाँ है? सुमात्रा में। उसको बोरबुदुर टेम्पल कहते हैं। और वहाँ पर महात्मा बुद्ध के बहुत सारे जो उनके स्कल्पचर पेंटिंग्स हैं वो उनके वाल पर बनाए गए हैं, स्कल्पचर भी किए गए हैं। इसी तरह से अंकोर वट में जो हिंदू राजाओं के द्वारा कंबोडिया में बनाया गया 8वीं शताब्दी के लगभग में, एडी में, तो वहाँ पर हम क्या देखते हैं कि रामायण महाभारत के जो श्लोक हैं वो सारे दीवार पर अंकित किए गए हैं। तो दोस्तों, जो प्रचार प्रसार का जो फर्स्ट जो प्रोसेस था वो बुद्धिज्म के द्वारा शुरू किया गया था, जिसमें कि श्रीलंका और बर्मा में तो बुद्धिस्ट धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। और कनिष्क के आने के बाद में, जो मैंने पूर्व के वीडियो में बताया कि उनके द्वारा जो बुद्धिज्म का जो महायान सेक्ट था, जिसके लिए उन्होंने 4th बुद्धिस्ट काउंसिल कश्मीर में बुलाई थी, तो वो पूरी तरह से सारे बुद्धिस्ट ग्रंथों को उन्होंने एडिट करवाया, उसको कंपाइलेशन कराया, और उसके बाद में उनके द्वारा सेंट्रल एशिया में, चाइना में, और उसके बाद में चाइना से मंगोलिया, साउथ माने कोरिया, और उसके बाद में जापान, ये इन इलाकों से भी बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार हुआ। और इस तरह से हिंदुस्तानी लोगों का आवाजाही चाइना की तरफ बढ़ा, और चाइनीज लोग भी हिंदुस्तान की तरफ अक्सर आते रहे प्राचीन भारत में। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ? फ़ायदा ये हुआ कि हिंदुस्तान के लोगों ने सिल्क तैयार करना या पैदावार करना सीख लिया, खास करके 4वीं 5वीं शताब्दी एडी के बाद में। और चाइनीज़ ने बुद्धिस्ट पेंटिंग बनाना सीखा। हिंदुस्तान में जो कॉटन का उत्पादन होता था, यहाँ से चाइना और सेंट्रल एशिया में भेजा जाने लगा, और इस तरह से व्यापार वाणिज्य में उत्तरोत्तर वृद्धि हुआ। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जिसको कि आज की तारीख में हम इसको 2 भाग में बांट सकते हैं। एक है बहुत सारे ऐसे कंट्री जहां पर कि सिर्फ और सिर्फ कल्चरल एक्सपेंशन हुआ, ओनली दोज कंट्रीज विच हैड विटनेस्ड इंडियन कल्चरल एक्सपेंशन। पहला तो वो कंट्री है, तो उसमें क्या क्या आएगा? उसमें आएगा सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान, चाइना, कोरिया, जापान, मंगोलिया। ये सारे कंट्री में धीरे धीरे बुद्धिज्म जो है वो फैलता गया, तो एक कल्चरल एक्सपेंशन हुआ। तो दोज कंट्रीज विच विटनेस्ड इंडियन, दूसरे प्रकार के कंट्री कौन थे? दूसरे प्रकार के वो कंट्री थे जहां पर कि कल्चरल एक्सपेंशन हुआ, और साथ साथ हिंदुस्तानियों का वहां पर उन्होंने साम्राज्य भी स्थापित किया, या किंगडम कह सकते हैं, किंगडम स्थापित किया। ऐसे जो कंट्री थे वो खास करके, जिसको कि आज की तारीख में आप जावा इंडोनेशिया कहते हैं, तो
और पुराने ज़माने में इसको जावा सुमात्रा, जावा या सुमात्रा कहते थे। तो यहाँ पर उन्होंने हिंदू किंगडम स्थापना किया, जैसे कि सुमात्रा में उन्होंने श्रीविजय किंगडम की स्थापना किया और ये पल्लवों के द्वारा किया गया। उसके बाद में चोला शासकों ने सिलोन को अपने कब्जे में ले लिया उन्होंने और उसको एक अपने साम्राज्य का एक स्टेट बना दिया, एक पार्ट बना दिया, तो उनको अपने राज्य में मिला लिया। तो दूसरे प्रकार के जो कल्चरल जो एक्सपेंशन हुआ, वो कल्चरल एक्सपेंशन के साथ साथ पॉलिटिकल एक्सपेंशन भी हो गया। और वो जो थे जावा सुमात्रा, दूसरा चंपा, जिसको क्या आज की तारीख में साउथ वियतनाम कहेंगे, और कंबोज, जिसको कि आज की तारीख में कंपूचिया कहते हैं या पहले कंबोडिया कहते थे। तो ये 4 इंपॉर्टेंट राज्य की स्थापना हिंदुओं के द्वारा किया गया। और इसी के अलावा थाईलैंड को पहले जमाने में श्याम कहते थे। अभी भी आप देखेंगे कि थाईलैंड का जो महाराजा है, एम्परर, वो अपने आप को अयोध्यावंशी कहता है कि उनके जो पूर्वज हैं वो अयोध्या के रहने वाले थे। तो आप समझ सकते हैं कि हिंदुस्तानी संस्कृति का कितना जबरदस्त प्रभाव साउथ ईस्ट एशिया पर पड़ा। तो दोस्तों, ये जो राज्यों का जो उदय हुआ, जो हिंदुओं ने किया, उसमें उसका बहुत व्यापक इंपैक्ट रहा। और वो क्या था? पहला, संस्कृत का प्रचार प्रसार, और बहुत सारे जो ब्राह्मणिकल धर्मशास्त्रार्थ हैं, वेद हैं, उसका प्रचार प्रसार जो है ना इन इलाकों में हुआ। जो जिस तरह से हमारे यहाँ वर्ण सिस्टम था, उसकी व्यवस्था वहाँ किया गया, बट विथ सर्टेन डाइल्यूशंस। मतलब जिस तरह से हमारा, जैसे मैंने अभी बताया कि कोई देश पूरी तरह से अपना आइडेंटिटी नहीं खोता है, तो वहाँ के जो लोकल थे उसके हिसाब से उसमें थोड़ा सा परिमार्जन किया गया। लेकिन वर्ण व्यवस्था हो या लिटरेचर हो, बहुत सारे जो हिंदुस्तानी जो नाम थे, जैसे चंपा, अब ये चंपा जो है पुराने ज़माने में भागलपुर के इलाके को चंपा कहा जाता था, जिसको कि अंग प्रदेश कहा जाता था। और जो मैंने महाजनपद में 16 महाजनपद में बताया था कि एक जो जनपद था वो पूर्वी बिहार में, उसका नाम था अंग, और उसकी जो राजधानी थी उसका नाम था चंपा। और आज की तारीख में भागलपुर उसको कहते हैं। और पुराने ज़माने से ही वो सिल्क प्रोडक्शन के लिए प्रसिद्ध रहा है। तो उसी नाम को उन्होंने लिया। बहुत सारे जो, जैसे अयोध्या, थाईलैंड में आपको बहुत सारे नाम अयोध्या के मिल जाएंगे, तो हिंदुस्तानी नाम का उन्होंने वहाँ पर उपयोग किया। अब ये जो डायरेक्ट जो प्रशासन जो हुआ, उसको 1920 के बाद से बहुत सारे इतिहासकार ग्रेटर इंडिया के नाम से संबोधित करते हैं। ग्रेटर इंडिया, बृहद भारत। और कुछ नेताओं का ये भी कहना है, पॉलिटिकल पार्टीज का, कि हिंदुस्तान जो है वो जो अभी जिस रूप में है वह ना होते हुए उसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, बर्मा, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड और कंबोडिया, वियतनाम, ये सारे जो पहले जो इसके जो जहाँ जहाँ राज्य रहे हैं, वो एक मिला करके एक बृहद भारत का निर्माण किया जाए। हालांकि आज की तारीख में ये संभव नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों का ऐसा मानना है। ये हिंदुस्तान है, आप देख रहे हैं, हिंदुस्तान जो है ये पिंक कलर से है। उसके बाद में आप देख रहे हैं बगल में जो है ये येलो कलर का म्यांमार है, और उसके बाद में आप देख रहे हैं थाईलैंड है। आपको नक्शा पर इसलिए बताना जरूरी है ताकि आपको लोकेशन मालूम होना चाहिए। बिना लोकेशन नहीं मालूम होने पर आपको याद नहीं रहेगा।
तो हमारा जो ग्रेटर इंडिया था उसका फैलाव कहाँ कहाँ था। पहले ग्रेटर इंडिया के बारे में देखते हैं कि हमारे देश के लोगों ने कहाँ कहाँ अपनी सत्ता स्थापित किया था। तो आप देखिए यहाँ पर ये सुमात्रा है, ये येलो कलर का है, और ये जावा है, ये सभी इंडोनेशिया के पार्ट हैं। ये देखिए जावा, इसको जावा कहते हैं। और इसके बाद में बोर्नियो, ये भी येलो कलर का है। तो ये सारे इलाकों में हमारे हिंदुस्तान के लोगों ने सत्ता स्थापित किया था। थाईलैंड देखिए यहाँ पर है थाईलैंड, और ये भी पिंक कलर का है। उसके बाद में थोड़ा सा हल्का ग्रीन कलर कंबोडिया है, छोटा सा कंट्री आपको दिख रहा होगा। इसको कंबोडिया पहले ज़माने में, अभी वर्तमान इसको कंपूचिया कहते हैं, और पहले के ज़माने में इसको कहते थे कंबोज। और इसके बाद में आप देखेंगे कि वियतनाम है, इसके ठीक नीचे में देखिए वियतनाम है। ये धारीदार आप देख सकते हैं कि ये पूरा इलाका यहाँ से लेके ये तक पूरा वियतनाम है। इसके जो दक्षिणी हिस्सा है, दक्षिणी हिस्सा मतलब इधर वाला हिस्सा, यहाँ पर था चंपा। और उसके बाद में म्यांमार, ये येलो कलर का है, पहले इसको बर्मा कहा जाता था। और यहाँ भी म्यांमार में और श्रीलंका में, इन दोनों जगह में बुद्धिस्ट लोगों ने प्रचार प्रसार किया। और हालांकि शुरुआती दौर में तो हिंदुस्तानियों का यहाँ कब्जा नहीं हुआ था, लेकिन बाद के वर्षों में, जैसे मैंने चोला पावर के बारे में बताया था, राजन चोला के समय में श्रीलंका को एक राज्य के रूप में चोलाओं ने कन्वर्ट कर दिया था। एक तो ये हुआ। दूसरा आप देखेंगे ये पिंक कलर का थाईलैंड है, और इसके बाद में नीचे आप देखिए सुमात्रा, और इधर ये जावा। ये जावा और सुमात्रा ये दोनों मिलाकर के आज की तारीख में इस क्या बोलते हैं इंडोनेशिया। यहाँ अक्सर भूकंप वगैरह होते रहते हैं, सुनामी होता रहता है, वो चारों तरफ समुद्र है। तो इन राज्यों में जैसे सुमात्रा है, यहाँ पर उन्होंने श्री विजय राज्य की स्थापना किया था पल्लवों ने, सुमात्रा वाले इलाके में। और जावा में भी हिंदुस्तानियों ने अपनी राज्य स्थापित किया था। बोर्नियो में भी अपनी स्थापित किया था। ये बोर्नियो है, बहुत बड़ा द्वीप है इसके सामने में, और अभी आजकल एक अलग कंट्री के रूप में निरूपित है। इसके बाद में आप देखिए कि जो थाईलैंड के ऊपर है लाओस। पहले लाओस और वियतनाम और कंबोडिया, ये तीनों एक ही कंट्री हुआ करते थे 1945 के पहले। अभी जो है ये 3 कंट्री में विभाजित है। लाओस एक बहुत छोटा कंट्री है, और वियतनाम जो है बहुत धारीदार कंट्री यहाँ तक गया है, और बीच में जो है वो कंबोडिया है, छोटा सा ये भी कंट्री है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो साउथ कंबोडिया मतलब यहाँ पर चंपा राज्य था, और जो कंबोज जो आप देख रहे हैं जो ग्रीन कलर का है, यहाँ पर कंबोज राज्य था। तो इस तरह से ये सब जो जितने भी आप साउथ ईस्ट एशिया कंट्री देख रहे हैं, इसमें अधिकांश पर हिंदुस्तानियों ने अपना राज्य व्यवस्था कायम कर दिया था। इसके बाद में दोस्तों आप जैसा कि जानते हैं कि हिंदुस्तान 1945 से पहले एक अविभाजित देश था। पाकिस्तान भी उसका ही हिस्सा था, और नेपाल लगभग बहुत पहले से अलग रहा है, करीब 1600 ईस्वी से। लेकिन मौर्यों के समय में नेपाल भी हमारे देश का हिस्सा हुआ करता था। बांग्लादेश आप देख रहे हैं, ये बांग्लादेश भी हमारे देश का ही हिस्सा था 1947 से पहले। इसके बाद में अभी आप देखेंगे अफगानिस्तान, वो जो बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार कनिष्क के द्वारा जो किया गया, क्योंकि कनिष्क का जो कैपिटल था वो था, अभी आप जो इस्लामाबाद देख रहे हैं यहीं पर है पेशावर, तो यहाँ पर उसका कैपिटल था। और दूसरा जो कैपिटल था वो था मथुरा, ये आगरा के पास में मथुरा। तो अभी जो कुषाण का जो एम्पायर जो हिंदुस्तान में और सेंट्रल एशिया में था, उसमें अभी कम से कम 7-8 कंट्री हो गए हैं, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि जैसे कि कजाकिस्तान है, या आप
तुर्कमेनिस्तान आप देख रहे हैं, या इसमें अजरबैजान देख रहे हैं, ये सारे जो कंट्री आप जो पिंक वाले एरिया देख रहे हैं सारे सेंट्रल एशिया के पार्ट हैं, और ये सभी कुषाण एम्पायर के पार्ट हुआ करते थे। प्लस इंडिया के नॉर्दर्न पाकिस्तान और इंडिया के नॉर्दर्न हिस्से अप टू बिहार तक, तो इन सब इलाकों में उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। और यहाँ पर जो आप ऊपर देख रहे हैं ये है तिब्बत का पठार, और तिब्बत के पठार के बाद में है चाइना, और इसके बाद में चाइना जो ये आप इसके ऊपर आप देखें मंगोलिया, ये मंगोलिया भी एक सेपरेट राज्य है। मंगोल यहाँ पर रहते थे, और सल्तनत पीरियड में हम बताएंगे आपको कि मंगोलों ने किस प्रकार से, और ख़ास करके चंगेज़ खान ने और उसके जो ग्रैंडसन हलाकू खान ने किस तरह से उन्होंने अपने साम्राज्य विस्तार किया था, और इराक में हलाकू खान जो अब्बासिद डायनेस्टी उनको किस प्रकार से समाप्त कर दिया था। तो ये चाइनीज़ होते हुए आप इधर देखेंगे कि यहाँ कोरिया है, और इसके बाद में यहाँ जापान है। ये पूरा एरिया, ये द्वीप है बहुत लंबा चौड़ा, तो यहाँ तक बुद्धिज़्म का प्रचार प्रसार हुआ। देखते हैं कि जो हिंदुस्तान में बुद्धिज़्म और जैनिज़्म, बुद्धिज़्म के और हिंदुज़्म, इन दोनों धर्मों के माध्यम से साउथ ईस्ट एशिया में, सेंट्रल एशिया में, चाइना में, जापान में, कोरिया में, और सेंट्रल एशिया के जो अभी अफगानिस्तान या उसके इंटीरियर, जिसमें कि अभी 5-7 कंट्री बन गए हैं, ये जो पहले यूएसएसआर के पार्ट थे जो मैंने आपको ग्लोब में दिखाया, इन सारे कंट्रियों में बुद्धिज़्म का पूरा प्रचार प्रसार हो गया। और आपको मालूम होना चाहिए कि बमियान में महात्मा बुद्ध का सबसे बड़ा स्टैचू मिला था, जिसको कि अभी तालिबान लोगों ने, जिसको कि पत्थर को काट करके उनका मूर्ति बनाया गया था, उसको तालिबानों ने उसको तहस नहस कर दिया है, डैमेज कर दिया है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से हमारे देश का जो कंटेक्ट था वो किस लेवल पर पहुंच गया था। लेकिन 13वीं शताब्दी आते आते जब मुसलमानों का राइज हो गया, अरबों का राइज हो गया, तो उसके बाद में धीरे धीरे इन राज्यों पर से, चूंकि हिंदुस्तान खुद गुलाम हो गया था, मुसलमानों की सत्ता उत्तर भारत में पहुंच चुकी थी, और धीरे धीरे उनकी सत्ता दक्षिण भारत में भी पहुंच गई। तो और उसके बाद में अरब सागर और हिंद महासागर में अरबियन ट्रेडर्स और उनके मिशनरीज, उनका भी बहुत ज़बरदस्त व्यापक फैलाव हो गया, जिसके कारण से अभी आप देखते हैं कि इंडोनेशिया पूरी तरह से एक मुसलमान कंट्री हो गया है, इस्लामिक कंट्री हो गया है। यही हाल मलेशिया का भी है। लेकिन थाईलैंड बच गया है, कंबोडिया बच गया है, जिसको कंपूचिया कहते हैं, वियतनाम बच गया है। तो इसके कारण से जो ही हमारे देश की, खास करके जो चोला पावर का डिक्लाइन होने लगा, तो उसके बाद में हम देखते हैं कि उन राज्यों में जहाँ पर हिंदुस्तानियों ने सत्ता स्थापित किया था, धीरे धीरे मुसलमानों के कब्जे में आने लगे। और इस तरह से जो हमारा जो संपर्क है साउथ ईस्ट एशिया से, वो कम हो गया, बल्कि मिनिमम हो गया। उसी तरह से सेंट्रल एशिया में, अफगानिस्तान में जो पहले बुद्धिस्ट हुआ करते थे, अधिकांश जगह इस्लामाइजेशन हो गया, पूरे मुसलमान वहाँ बन गए। अभी आप सेंट्रल एशिया में अधिकांश जो आबादी देखेंगे, अफगानिस्तान में, सेंट्रल एशिया के 6-7 कंट्री में, और सेंट्रल एशिया से मिलता हुआ जो ये वाला इलाका है चाइना का, जो इससे मिलता जुलता है और सेंट्रल एशिया से भी मिलता है, इस इलाकों में मुसलमानों की आबादी बहुत ज़्यादा है। तो इन एरियाज़ में मुसलमानों की आबादी, लेकिन चाइना में ज़्यादा उनका विस्तार नहीं हो पाया। मंगोलिया में अभी भी बुद्धिस्ट बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन यहाँ भी बहुत सारे लोग इस्लाम धर्म को मानने वाले हो गए।
ज्यों ज्यों इस्लाम का उदय हुआ और उनका ताकत बढ़ने लगा, तो हिंदुस्तान के जो हिंदू संस्कृति था या बुद्धिस्ट संस्कृति था वो भी कमज़ोर पड़ता गया, और धीरे धीरे जो हमारा जो कनेक्टिविटी था, जो कांटेक्ट था, वो समाप्त हो गया। हिंदुस्तान के कल्चरल इंटरेक्शन से बहुत सारे जो उनके आसपास के जो कंट्रीज़ थे उन्होंने हमसे बहुत कुछ सीखा, लेकिन हमने भी उनसे बहुत कुछ सीखा। बाद के वर्षों में जब हम आत्ममुग्ध हो गए, खास करके उत्तर भारत में 9वीं 10वीं शताब्दी के बाद से, तो उसके बाद में हमें ये पता नहीं चला कि बगदाद में क्या हो रहा है, बीजिंग में क्या हो रहा है, वहाँ पर क्या क्या इन्वेंशन हुए हैं। जैसे कि गोला बारूद के बारे में, अम्यूनिशन के बारे में हमें जानकारी नहीं था। तो इसलिए नहीं था जानकारी क्योंकि चाइना में इस बारूद का आविष्कार हो चुका था, लेकिन हम उससे अनभिज्ञ थे। तो जब मुसलमान शासक यहाँ पर बारूद का प्रयोग करने लगे तो उसका तोड़ राजपूत शासकों के पास में नहीं था। तो एक लेसन ये है कि हम अपना जो इंटरेक्शन है वो अधिक से अधिक दूसरे देशों के साथ में भी बढ़ाएं, और वहाँ के जो भी नए जो चीज़ या टेक्नोलॉजी जो ईजाद होते हैं उसको हम अपनाएं। तो जब ये टू वे ट्रैफिक होगा तो उससे हमारा फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। तो दोस्तों, अभी भी आप देखते हैं कि साउथ ईस्ट एशिया के बहुत सारे जो कंट्री जिसका नाम बताएं उन पर हमारे हिंदुस्तानी संस्कृति का बहुत ज़बरदस्त छाप है। वहाँ के स्क्रिप्ट पर उनके जो लोकल लैंग्वेज है उसमें बहुत सारे वर्ड संस्कृत के आपको मिल जाएंगे। तो ये सारे, और अभी जो वहाँ पर जो उनका रामायण का जो मंचन होता है, हालांकि हम लोगों के रामायण से का जो मंचन से जो रामलीला होता है उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है, क्योंकि उसमें जो लोकल जो फैक्टर है वो उसमें मिल गया है। लेकिन आज भी इंडोनेशिया, जावा में, सुमात्रा में, बाली द्वीप में सबसे ज़्यादा अभी हिंदू बाली द्वीप में रह रहे हैं। अभी भी बाली द्वीप में हिंदू रह रहे हैं और वहाँ पर उनके द्वारा रामलीला का मंचन किया जाता है। लेकिन उनका जो रामलीला का मंचन होता है और हमारे देश में जो रामलीला का मंचन होता है उसमें, जिसको फॉकलोर कहते हैं अंग्रेजी में, उसमें थोड़ा अंतर है, और वो अंतर होना लाजमी है। तो इस तरह से हमारे देश के संस्कृति ने, कल्चर ने आसपास के जितने भी पड़ोसी देश थे उसको काफ़ी प्रभावित किया। बहुत सारे चीज़ हमने भी उनसे लिया है, जैसे कि पान। अब हिंदुस्तानी आप जानते हैं पान खूब खाते हैं, लेकिन ये हमने कहाँ से लिया है? इंडोनेशिया से। हमारे पूर्वज पान लेके आए, बीटेल कहाँ से लाए? सुमात्रा, जावा द्वीप से लाए, जिसका कि अभी आप देखेंगे कि उत्तर भारत में लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह से हमने सिल्क बनाना, पैदावार करना चाइना से सीखा। चाइना ने हमसे कॉटन के जो कपड़े बनाने जो तैयार किया, जैसे सैटिन बोलते थे संस्कृत पुराने ज़माने में, मथुरा के लोग जो कपड़ा बनाते थे कॉटन के, उसको सैटिन बोलते थे, SATIN, वो बनाना सीखा हमने, उनको निर्यात किया, उन्हें सिखाया। तो इस तरह से एक ये टू वे प्रोसेस था, और जो कि हिंदुस्तान के कल्चरल संबंध या सांस्कृतिक संबंध में एक बहुत बड़ा आयाम है। और इसके डिटेल व्याख्या हम प्रस्तुत करेंगे जब ऑफलाइन क्लास होगा, तो और इसके डिटेल व्याख्या प्रस्तुत करेंगे कि कौन कौन से राज्य वहाँ स्थापित हुए, कौन कौन से राजा थे, उनके द्वारा क्या क्या काम किए गए थे। तो अभी जो हमारा जो वीडियो होता है सिर्फ, या जो ऑनलाइन क्लास होता है वो 1 घंटा का ही रहता है। तो हमारे पास में टाइम रिस्ट्रिक्ट है। जब ऑफलाइन क्लास होगा तो हम जितने भी हमने टॉपिक बनाए हैं उस पर हम पुनः विशद रूप से चर्चा करेंगे।